मैथ्स का प्रश्नावली 1.2 को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना से जितना हो सके बच्चों तक शेयर करें, ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से समझ सके, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं 1000 सब्सक्राइब पूर्ण के बाद आपके पास लाइव आके पढ़ा सकूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो चलिए, सबसे पहले निम्नलिखित पूर्णांक का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो देखिए, 2 से 12, तो यहाँ क्या होगा 6, और ये 2 से 3। अब ये बचा 15 का क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 to the power 5 15, और ये है 21 को लगाएंगे तो 3 सत्ते 21 होता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात करना। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको पहले लिख लेते हैं। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, और 15 बराबर 3 गुने 5, और 21 बराबर 3 गुने 7। तो इतना लिख लिए। अब हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? HCF। तो चलिए HCF ज्ञात करते हैं। HCF कितना का? 12 का, 15 का और 21 का। 21 का सबसे छोटी से छोटी अभाज्य खंड, देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या, छोटी घातों का गुणनफल। तो देखिए, HCF निकालने के लिए इसमें सबसे छोटा घात, यानी कि जो कॉमन मिलता है वही घात होता है। तो देखिए, इसमें क्या मिल रहा है? कॉमन, 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 3 to the power 1 बराबर क्या होगा? 3। ठीक है, 3 to the power 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हमको निकालना क्या है? LCM। तो इसी तरह से फिर हम LCM निकालेंगे। अब इसी तरह से LCM निकालिए। LCM तो लिखेंगे 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए, यहाँ पे बड़ी घात का गुणनफल लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है? 2 the power स्क्वायर इंटू, ये देखिए 3 इंटू 5 और इंटू 7, क्योंकि घात जो ज्यादा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। तो देखिए, 4 या 12, 12 पचे 60, तो 60 है इंटू 7, यानी 6 सत्ते 42, आपका 420। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF। देखिए, सबसे छोटा घात कह रहा है, सबसे छोटा घात कहेगा तो इसमें से जो कॉमन हमको तीनों मिलेगा वो हो जाएगा इसका HCF, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और सबसे बड़ी घात कहेगा तो जो कॉमन नहीं मिलता, देखिए 2 का कोई कॉमन नहीं है, 5 का कोई कॉमन नहीं है, 3 का कॉमन 1 है तो 1 निकाल दिया, और 7 का है तो 7। और इसको करने के बाद कितना आता है? 420 आता है। कितना? 420 आता है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब आप लोग देख लीजिए, हम आगे। और अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है, कितना का? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का निकालना है। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि 17 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद 23 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, और 29 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा।
यानी हम इसको 29 से ही लगा सकते हैं, हम इसको 23 से ही लगा सकते हैं और इसको 17 से ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कर सकते हैं, यानी ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो चलिए अब इसका सीधे निकाल देते हैं, क्या घात निकाल देते हैं। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 17 बराबर 17 इंटू 1 और 23 बराबर 23 इंटू 1 और 29 बराबर 29 इंटू 1। अब देखिए इनका HCF जो होगा 17, 23 और 29 का, तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ छोटी घातों का गुणनफल बराबर। तो देखिए इसमें छोटी घात का गुणनफल कितना है, तीनों में कुछ नहीं कॉमन एक मिलता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका घात। अब हमको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना है कितना, 17, 23 और 29 का। तो अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ बड़ी घातों की संख्या, बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए बड़ी घातों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 ये नहीं निकलेगा। और 17, 23 और 29 को गुना करने पे क्या आएगा, तो 11,339 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड की ये बड़ी छोटी संख्या का घातों का गुणनफल होता है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जो कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए इसका जो होगा HCF होगा ये 1 होगा और LCM जो होगा 11,339 होगा। तो चलिए आगे 8, 9 और 25। तो फिर 8 का निकालेंगे, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। उसी तरह 9 का 3 से 3, उसी तरह 25 का 5 से 5। तो लिख सकते हैं 8 बराबर 2⁻³ इंटू, ऐसे इसको 3 से 1 भी कर दो, इसको 5 से भी 1 कर दो, 3 इंटू 1। ठीक है, और उसके बाद 9 का लिखेंगे 3⁻² इंटू 1 और उसके बाद 25 का लिखेंगे 5 पर पावर स्क्वायर इंटू 1। तो देखिए यहाँ पे कोई किसी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोई किसी से नहीं मिल रहा है, इसे लिखेंगे HCF बराबर हम लिख देते हैं 8, 9 और 25 का डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। आप लोग को लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, घातों की सबसे छोटी घात कौन है, सबसे छोटी घात इसमें भी 1 है, तो 1 हो जाएगा। और LCM का क्या हो जाएगा, 8, 9 और 25 का। तो देख लीजिए आप 8, 9 और 25 का LCM कितना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2⁻³ यानी कि 8, 2⁻³ यानी कि 8, 3 यानी 9 और ये 25। ठीक है, तो क्योंकि हम अगर इसको काटेंगे तो ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 25 8 200 और इंटू 9 बराबर 1800। ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। दिया है 4 नंबर की 306 और 657 का क्या ज्ञात कीजिए, HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इसका LCM कैसे ज्ञात होगा, तो हम जानते हैं कि LCM बराबर होता है 306 इंटू इतना का गुणनफल अब बटा क्या HCF होता है ना, इतना का गुणनखंड मतलब गुणनफल बटा HCF। तो इसको काटिए 3 से, 3 3 3 9 और 3 है 30 और 3 दूना 6 और ये कटेगा 3 से, तो 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूना 6, 3 का 3 और 3 नंबर 27। तो अब ये नहीं कटेगा। अब ये हो गया 102 और 219। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा। मल्टीप्लाई करने पे आता है 233 और ये 38, ठीक है। तो इतना ही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग आगे है तो ये जांच करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है। कोई भी धनात्मक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 5 से क्या होती है, विभाज्य होती है, ठीक है। हमें पता है कि कोई भी धनात्मक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो 5 से विभाज्य होती है। इसलिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड संख्या में अभाज्य संख्या कितना होना चाहिए, संख्या 5 होना चाहिए। चलिए तो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो क्या हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर n बराबर 2 इंटू 3 टू पावर n, इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर n बराबर 2 इंटू 3 टू पावर n, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे 5 नहीं आ सकती है। देखिए यहाँ पे 6 टू द पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 नहीं आ सकती है। 6 टू द पावर 5 n में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 नहीं आ सकती है। तो चलिए 6 टू द पावर 5 इन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 नहीं आ सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों, अतः 6 टू द पावर 5 जो है अब प्राकृत संख्या n के बराबर, n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 6 टू द पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। कह रहा है जांच करना है, तो धनात्मक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होती है, और अभाज्य संख्या जो है वो अभाज्य संख्या में 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 6 टू द पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए तो 6 टू द पावर n बराबर क्या होता है 2 इंटू 3 पावर n, यहाँ की 2 पावर n और 3 पावर n आता है, यानी यहाँ पे 2 और 3 आते हैं, 5 नहीं आ सकते हैं, और इसीलिए यह 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जिन्हें व्याख्या करना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 जो है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जो है 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13, इसमें से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं, हाँ, तो बचा 7 गुने 11 प्लस 1, ये ना बचा। तो आप देख सकते हैं कि यह क्योंकि 13 एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, क्या है 13 एक अभाज्य गुणनखंड, दी गई संख्या 13 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अतः दी गई संख्या जो क्या है 13 से विभाज्य है, ठीक है, 13 से विभाज्य। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पहली संख्या, ये क्या हो गया पहली संख्या।
अब बात करते हैं ये दूसरी संख्या की। तो आइए दूसरी संख्या की अगर हम बात करें तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें से हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन लिख सकते हैं। तो क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 नहीं बचेगा ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये बचेगा। और इसमें ये देखिए कि ये 5 का गुणनखंड है, क्या है, क्या है, क्योंकि यह 5 का एक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अब बात करते हैं। तो देखिए अतः दोनों संख्याएं जो है वो क्या होगी, ये भाज्य संख्याएं होगी। अतः दोनों संख्याएं, क्योंकि ये दोनों विभाज्य हो रही है, अतः दोनों संख्या भाज्य संख्याएं होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अगले तरफ के हम चलते हैं, तो इसको देखिए और मिटा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को टोटल लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। तो कहता है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही समय में एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्या है 18 मिनट, तो 18, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों को मिलाना है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 से 9 और ये 3 से 3। और दूसरा क्या है 12 मिनट, तो 2 से 6 और ये 2 से 3। तो हम 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, और ये 9 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो मैंने आपको बताया है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी घात को लेते हैं। तो 3 टू द पावर 2 और इधर 2 टू द पावर 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, 9 हो गया 36, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 36 आता है। ठीक है, इतना आसान था, और आप लोग अच्छे से देखिए, और कल हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट भी करें, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता सकूं कि कैसे, कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या सही होगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पुराएं, ताकि मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकूं। और आपको बता चुका हूं कि मैं आपके साथ साइंस का भी शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन पहले कम से कम 150-200 प्लस सब्सक्राइबर पूरेगा, उसके बाद ही मैं साइंस को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं साइंस ऐसे नहीं, मैं डीपली पढ़ाऊंगा साइंस मैं डीपली पढ़ाऊंगा, और आपको अलग से न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा, सिर्फ साइंस पढ़ा, तो ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव अलग से प्रोवाइड करूंगा, आपको पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन पहले आप हम लोगों को सब्सक्राइब बढ़ाए, उसके बाद हम लोग करेंगे आपके लिए काम, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों।